आदि से बाबा। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। दूर एक देश में एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख थी, बीच की बेटी की तीन आंखें और सबसे छोटी बेटी की दो आंखें थीं। उनकी माँ बूढ़ी औरत सबसे बड़ी वाली दो बेटियों को ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे छोटी बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उससे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं बिठाते थे। माँ, दो आंखों वाली हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी दो आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। सभी के टेबल छोड़ने के बाद उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके दिल में सबके प्रति दयालुता और मदद की भावना थी। एक दिन उसकी एक आंख और तीन आंखों वाली बड़ी बहनें उसके पास आईं। उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। दो आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। जब दो आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। परी ने अपनी चमकीली पोशाक से दो आंखों वाली लड़की को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा उससे छिपा रखा था। तुम रो क्यों रही हो खूबसूरत लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और बहनें कहती हैं कि मैं बेकार हूँ और वे मुझसे नफरत करती हैं। वे मुझे खाने की मेज पर से भी भगा देती हैं। ओहो, उदास मत हो सुंदर लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब दो आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। इन पकवानों को तो देखो, सब कितनी गर्म और ताजे हैं। दो आंखों वाली लड़की को कई दिनों से भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखा खाना खाना शुरू किया। जब तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार छड़ी लहराने की जरूरत है सुंदर आंखों वाली लड़की। याद रहे, सिर्फ 2 बार। और परी अपना चेहरा दिखाए बिना गायब हो गई। दो आंखों वाली लड़की ने अच्छे से खाना खाने के बाद 2 बार छड़ी लहराई और मेज गायब हो गई। मैंने अच्छे से खाना खाया आज। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये छड़ी अपनी बहनों और माँ से छुपानी होगी, नहीं तो वो इसे छीन लेंगी। दो आंखों वाली लड़की इस तरह से छड़ी का उपयोग करके घर लौट आई। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा, लेकिन पेट भरा होने के कारण उसने उसे नहीं खाया। दो आंखों वाली ने उसकी चलने की छड़ी ली और हर रोज की तरह बाहर चली गई। वो पानी के किनारे पर गई, अपनी छड़ी लहराई और जितना चाहा उतना खाया। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी बड़ी बहनें, एक आंख वाली और 3 आंखों वाली ने अपनी छोटी बहन 2 आंखों वाली में बदलाव देखा। हर बार जब ये बाहर जाती है तो वापस आने पर मुस्कुराती क्यों रहती है? और ये हमारे बचाए हुए खाने को भी नहीं खाती आजकल।
अगले दिन जब 2 आंखों वाली बाहर निकली तो ईर्ष्यालु बहनों ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद 2 आंखों वाली झील के किनारे पहुंच गई। उसने एक इच्छा की और 3 बार छड़ी लहराई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। तो वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन से अपना पेट भरती है। उसने हमें ये बताया भी नहीं। एक आंख वाली और 3 आंख वाली भागते हुए अपनी माँ को ये सब बताने के लिए गईं। माँ को विश्वास नहीं हुआ उसने जो सुना। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर उठी। 2 आंखों वाली के घर लौटने पर सब छिप गए। लड़की के घर में घुसते ही उसकी माँ उसके पास आई और छड़ी को उससे छीनकर उसे बीच से तोड़ दिया। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम भूखे पेट घर बैठे थे तो तुम स्वादिष्ट खाने खा रही थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए और खाना नहीं है। 2 आंखों वाली इतनी परेशान हो गई कि वो टूटी हुई छड़ी लेकर रोते हुए घर से बाहर चली गई। उसी समय रहस्यमयी अच्छी परी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। रो मत प्यारी लड़की, छड़ी के टुकड़े लो और उन्हें चांदनी रात में मिट्टी के नीचे दबा दो। तुम फिर से मुस्कुराओगी। 2 आंखों वाली को अपना चेहरा दिखाने से पहले ही रहस्यमयी परी गायब हो गई। 2 आंखों वाली ने तुरंत जाकर वही किया जो परी ने कहा था। अगले दिन जहां उसने छड़ी के टुकड़ों को दफनाया था, वहां चांदी के पत्तों और सुनहरे फलों वाला एक पेड़ उगाया। ये इतना सुंदर और चमकीला था कि हर कोई इसे देख सकता था। 2 आंखों वाली की माँ और बहनें पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ फल लेना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। ये देखकर 2 आंखों वाली तुरंत उनके पास आ गई। मैं आपके लिए इस खूबसूरत पेड़ से फल तोड़ सकती हूँ। हम तो तोड़ नहीं पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगी? 2 आंखों वाली ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। चमकीले पेड़, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो। उसके ये दयालु शब्द सुनकर पेड़ ने अपनी शाखाओं को उसके सामने झुका दिया ताकि वो आसानी से फल ले सके। उसने अपनी माँ और बहनों को कुछ फल देने चाहे, लेकिन वे ईर्ष्या से पागल हो गईं। मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने जो कहा था, पेड़ ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली की बात मानता है? उसी समय एक सुंदर नौजवान अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ वहां आया। यहाँ से दफा हो जाओ 2 आंखों वाली, झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, हमें शर्मिंदा मत करो। बेचारी 2 आंखों वाली अपनी माँ की बात मानते हुए बाहों में फल लिए हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब नौजवान चांदी के पत्तों और सुनहरे फल वाले पेड़ के पास आया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। वाह! अगर इस शानदार पेड़ का मालिक मुझे चांदी की एक शाखा देता है तो मैं उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने छलांग लगाई और पेड़ से एक शाखा तोड़ने के लिए कूदी, लेकिन सब व्यर्थ। वे एक पत्ते को भी नहीं छू पाईं। तुमने ही तो कहा था कि ये पेड़ तुम्हारा है, तो फिर तुम इस पेड़ से एक भी फल क्यों नहीं तोड़ पा रही? 2 आंखों वाली बाहर आकर अपने फलों को नौजवान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी, इसलिए वहीं रुकी रही और रोने लगी। तभी रहस्यमयी परी
फिर से प्रकट हुई। 2 आंखों वाली सुंदर लड़की, पेड़ का पत्ता ले लो और इसे अपने दिल में लगाओ और बिना डरे हुए नौजवान के सामने जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने परी के कहने के अनुसार किया और उसका पहनावा एक चमकदार जगमगाती पोशाक में बदल गया। वो तुरंत उस झाड़ी से बाहर निकली जहां वो छिपी हुई थी और अपनी बाहों में फल लेकर नौजवान के सामने पहुंची। नौजवान 2 आंखों वाली की सुंदरता देखते ही मोहित हो गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं आपको सुनहरे फल के साथ एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, खूबसूरत आंखों वाली लड़की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आंखों वाली ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर ईर्ष्यालु बहनों और माँ ने 2 आंखों वाली से माफी मांगी। हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम हमसे छोटी हो। लेकिन तुम सचमुच बहुत दयालु हो, हमें माफ करना बहन। 2 आंखों वाली ने अपनी बहनों और माँ को माफ कर दिया। चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है, तुम जितने चाहो इससे फल ले सकते हो। 2 आंखों वाली के इन सुंदर शब्दों के बाद रहस्यमयी परी चांदी के पत्ते के पेड़ के ऊपर प्रकट हुई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया। 2 आंखों वाली ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि परी की 3 आंखें थी और उसने महसूस किया कि लोगों को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और फिर 2 आंखों वाली और नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिए। एक दिन एक किशोरी लड़की बटू, जो अपने बूढ़े और बीमार पिता के इलाज की तलाश में थी, जंगल में स्वास्थ्यवर्धक पौधों की तलाश में पेड़ों से अलग अलग फल इकट्ठा करते घूम रही थी। ये एक बैंगनी पत्ता है, शायद इससे मेरे पिताजी अच्छे हो जाएं। जब बटू फलों और पौधों को अपने थैले में इकट्ठे करते हुए चल रही थी तो उसने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को धीरे धीरे चलते हुए देखा। बटू तुरंत जाकर उसकी मदद करना चाहती थी। हेलो मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बुढ़िया ने अपने हुड के नीचे से बटू को देखा। धन्यवाद किशोरी कन्या, रास्ते में मेरी छड़ी टूट गई। मैं बहुत धीमे धीमे से चल रही हूँ कि कहीं मैं गिर न जाऊं। बटू ने चारों ओर देखा और उसके ठीक पीछे पथरीले इलाके की ओर चल दी। उसने मुश्किल से चट्टानों के चारों ओर अपना रास्ता बनाया और एक बहुत ही मजबूत लकड़ी ढूंढी। उसने सीधे इस लकड़ी को नुकीले पत्थर के किनारे पर घिसा और उसे चलने वाली छड़ी में बदल दिया। फिर उसने उसे बुढ़िया को दे दिया। ये लीजिए, आप अब बाकी का रास्ता इसके सहारे चल सकती हैं। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से ये काम करके मेरे दिल को जीत लिया बेटी, शुक्रिया। पर तुमने ऐसा किसी अजनबी के लिए क्यों किया? मेरे पिता भी बहुत बीमार हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बूढ़ा या बीमार है, बस सबकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया बटू की इन बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने उसे छोटा सा जादू का डिब्बा दिखाया जो वो अपने हाथ में लिए हुए थी। पर तभी पास से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी ने उन्हें देख लिया और वो पेड़ के पीछे छिपने लगा। वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की की बातें सुन रहा था। ये जादू का डिब्बा ले लो बेटी और इसे अपने पिता के पास ले जाओ। तुम्हें इससे हमेशा उपचार वाले पोषक तत्व मिलेंगे। शुक्रिया, लेकिन आपको भी इसकी जरूरत है। तुमने मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी, मेरी चलने वाली छड़ी। अब ये जादू का डिब्बा ले लो और इसकी चीजों को उन लोगों से बांटना जिसकी इन्हें जरूरत हो, नहीं तो ये जादू का डिब्बा बेकार है। हो,
एक जादुई बक्सा? अगर मैं इस जादुई बक्से को बेच दूं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बट्टू ने बूढ़ी औरत से बक्से को ले लिया। जब उसने उसे खोला तो उसने उसमें पानी, रोटी और मुट्ठी भर अखरोट देखे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गई। जब बट्टू घर जा रही थी, रास्ते में उसे वही चालाक व्यापारी मिला जो उनकी बातें सुन रहा था। व्यापारी ने कहा कि वो बट्टू से वो बक्सा खरीदना चाहता है। मैं आपको बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा और पैसों के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मैं इस बक्से की चीजें सिर्फ उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्हें जरूरत है। तुम्हारा दिन शुभ हो। बट्टू ने चलना जारी रखा अपने घर की ओर। कुछ समय बाद उसे अपने सामने एक बहुत भूखी बकरी दिखाई दी। बकरी इतनी दुबली थी कि बट्टू ने उसे डिब्बे की सारी रोटियां दे दी। ये तुम्हारे लिए है प्यारी बकरी। ये बॉक्स पहले से ही जादुई है। इसका सामान कभी खत्म नहीं होगा। जितना चाहो खाओ। बकरी ने सारी रोटियां खा ली क्योंकि वो बहुत भूखी थी। नवयुवती अपने रास्ते पर चलती रही। इस बार उसे अपने सामने एक कोको का सूखा पेड़ दिखाई दिया। ओह, तुम्हें किसने इतना प्यासा छोड़ दिया कोको पेड़? तुम्हारे पास इतना सुंदर कोको है। लोग उससे स्वादिष्ट चॉकलेट बना सकते हैं। पेड़ की शाखाएं इतनी पतली थीं कि बट्टू खुद को रोक नहीं पाई और पेड़ की जड़ों को सींचा डिब्बे के पानी के साथ। पेड़ ने तुरंत सारा पानी सोख लिया। आहा, जल्दी बहुत सारे कोको तुम्हारी शाखाओं पर खिलेंगे। बट्टू अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन कुछ समय के बाद वो रुकना और आराम करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। ठीक तभी वही चालाक व्यापारी बट्टू के सामने फिर से भेष बदल कर आया। नमस्ते, मैं महल का संरक्षक हूँ। अगर आप थकी हुई हैं, तो मैं आपको अपने घोड़े पर लेकर जा सकता हूँ। ये आपकी महानता होगी पहरेदार जी। मैं थोड़ी थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। ये लीजिए मैम। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी, तो आपको मुझे वो जादुई बक्सा देना होगा। क्या? आप पहरेदार नहीं हैं? आप वही व्यापारी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिन अच्छा हो। बट्टू जंगल में चलती रही तेज कदमों के साथ। वो बक्से से मुट्ठी भर अखरोट खाना चाहती थी क्योंकि वो भूखी थी। हालांकि उसने गिलहरियों का एक परिवार देखा जिनमें से हर कोई भूख से मर रहा था। मैं थोड़ी देर और भूख सह सकती हूँ, पर ये अब और इस जंगल में भूखे ना रहें। वैसे भी ये जादू का डिब्बा है, मैं अखरोट बाद में भी खा लूंगी। बट्टू ने गिलहरी परिवार को डब्बे से अखरोट दे दिए और फिर वो नवयुवती बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए अंत में अपने घर पहुंची। वो अपने बीमार पिता के पास आई और उन्हें जादू का डिब्बा दिखाया। पिताजी, रास्ते में मेरी मुलाकात एक बुद्धिमान बुढ़िया से हुई। उसने मुझे ये जादू का डिब्बा दिया। इसमें पोषक तत्वों वाला भोजन है जो आपकी सेहत सुधार देगा। बट्टू ने डिब्बा खोला, लेकिन सोचो उसमें क्या देखा? डिब्बा खाली था। पर कैसे? क्या ये बॉक्स जादुई नहीं था? ये खाली है अंदर से। लेकिन मैंने तो सामान उन्हीं के साथ साझा किया था जिन्हें जरूरत थी। बट्टू बहुत परेशान थी ये सोचकर कि वो अपने पिता की मदद नहीं कर सकी। पर उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब बट्टू ने दरवाजा खोला तो उसने बूढ़ी औरत, बकरी और गिलहरियों को देखा। लेकिन तुम तो... हाँ प्यारी लड़की, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने जादू का डिब्बा सिर्फ जरूरतमंदों के साथ ही साझा किया। अब ये तुम्हारे लिए है। तुम इस बकरी के दूध का, कोको के पेड़ के फलों का और गिलहरी के लाए अखरोटों का फायदा ले सकती हो।
बटू ने कोको से फल, बकरी से दूध और गिलहरी के लाए अखरोट बूढ़ी औरत की टोकरी से लिए और अपने पिता के लिए एक स्वस्थ पेय तैयार किया। उसके पिता इस पेय पदार्थ को पीते ही फिर से स्वस्थ हो गए। धन्यवाद मेरी सुंदर, दयालु और बहादुर बेटी। बटू बहुत खुश थी कि उसके पिता ठीक हो रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसे अब बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो उसने उसे कूड़ेदान के पास फेंक दिया। जैसे ही चालाक व्यापारी ने वो बक्सा देखा तो वो उस पर कूद पड़ा। वाह! जादुई बक्सा! जादुई बक्सा! अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बटू, जो खिड़की से धूर्त व्यापारी को देख रही थी, उस पर हंस पड़ी, क्योंकि वो अब जानती थी कि असली जादू डिब्बे में नहीं था, बल्कि अपने ही दयालु हृदय में था। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई, क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे, उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया।
पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहां से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुँच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे।
नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एक समय की बात है, एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उनका कोई बच्चा नहीं था, पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था। एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा। तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई। पता नहीं कब मैं वो लेट्यूस खा पाऊंगी। उनकी भूख कम होने लगी और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन उनके पति को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुट्ठी भर लेट्यूस लेके आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेट्यूस लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो घर था एक डायन का और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिस पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा के उस दीवार पे चढ़े, गार्डन में गए और उन्होंने मुट्ठी भर लेट्यूस निकाला। उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बेहतर महसूस करने लगी। पर मुट्ठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा। अगले दिन उनके पति फिर से उस गार्डन में गए, पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी। इतनी हिम्मत कि मेरे गार्डन में आके मेरा लेट्यूस चुराते हो। तो तुम मुझसे पूछ तो सकते थे ना। मेरी बीवी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं। माफ कर दूं? तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। तो क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हें जितना चाहो यहां से लेट्यूस ले जाओ, पर एक शर्त पर। तुम्हारे बच्चे का जन्म होते ही मुझे दे दोगे।
डर के मारे उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई। उसने उसका नाम रखा रैपुंज़ेल, क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मॉम खाती थी उसका नाम भी वही था। उस डायन ने रैपुंज़ेल का बहुत ख्याल रखा। 16 साल के होते होते वो बड़ी सुंदर हो चुकी थी। उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत ऊंची इमारत में था और इस इमारत में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। डायन ने कभी भी इस सुंदरी के बाल नहीं काटे थे। उससे मिलने आती तो नीचे से आवाज देती, रैपुंज़ेल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। ये सालों तक चलता रहा। एक दिन उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवाज को सुना गाना गाते हुए। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। उसने सोचा और आवाज की ओर बढ़ता गया। रैपुंज़ेल की इमारत के पास आके उसने बायां देखा फिर दायां, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नजर ही नहीं आई। वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खींच लाती थी, पर ऊपर चढ़ना ही नहीं हो पाया। एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी। रैपुंज़ेल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिल्लाया, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी माँ के अलावा पहली बार किसी इंसान को देखा। रैपुंज़ेल थोड़ा डर गई। तुम मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा गाना सुन के तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। आवाज किसकी है बस यही देखना था। रैपुंज़ेल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपुंज़ेल से शादी की बात की। रैपुंज़ेल ने खुशी खुशी हाँ बोला। पर रैपुंज़ेल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अचानक एक आइडिया आया। हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था, रैपुंज़ेल
उनको जोड़ के एक रस्सी बना रही थी। पर एक दिन रैपुंज़ेल से एक गलती हो गई और उसके मुंह से एक बात निकल गई। मम्मी, आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चढ़ता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाना चाहती थी। डायन ने गुस्से के मारे रैपुंज़ेल के सुंदर सोने जैसे बाल काट दिए। और उसे एक दूर दराज के रेगिस्तान में भेज दिया। उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं हूँ प्रिंस। डायन ने रैपुंज़ेल के बाल नीचे कर दिए। ऊपर कौन है न जानते हुए प्रिंस चढ़ने लगा। वहां पे रैपुंज़ेल नहीं बल्कि डायन दिखी। वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया। नीचे कुछ पौधे थे। नीचे कुछ पौधे थे तो प्रिंस बच गया, पर आंखों में कांटे लगने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा, रैपुंज़ेल को ढूंढते हुए। रास्ते में फल भी मिले, तोड़ के खा लिया। चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुंच गया। और अचानक कुछ हुआ। एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा, चिल्लाते हुए, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल। रैपुंज़ेल ने प्रिंस की आवाज पहचान ली। प्रिंस तुम? वो उसकी तरफ दौड़ने लगी। तुम यहाँ? दोनों कितने खुश हुए। मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी। रैपुंज़ेल के आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरे और अचानक एक चमत्कार हुआ। और प्रिंस आंखें खोल के देखने लगा। ये देख के रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई। दोनों एक साथ प्रिंस के किंगडम गए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। और दोनों हमेशा खुश रहे।